पिछले पार्ट में देखा जब आइडल दोराइक पे उसके दोस्त के मर्डर का इल्जाम लगता है तो ये देख हैरान विंग सेना तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है राइक का लायर बनने के लिए। मगर जब वो राइक का रूड बिहेवियर देखती है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता है कि उसका स्वीट आइडल ऐसा भी हो सकता है और वो उसका केस छोड़ देती है। मगर जब उसे पता चलता है कि आइडल का केस दूसरे लायर ने अपोजिशन पार्टी के दमदार नामी लायर के डर से छोड़ दिया है तो मिंग सेना अपने आइडल का केस संभाल के उसे जेल से छुड़वा लेती है। मगर आइडल गोरैक पे अभी भी दोस्त के मर्डर की जांच होती रहेगी। इसी बीच जब आइडल अपने घर जाता है तो वहाँ वो मर्डर सीन को देख के घबरा के घर छोड़ के भाग लेता है और वो नदी किनारे दुख में ड्रिंक करता है और अपने दोस्त को याद करता है और वो वहीं ड्रंक होके बेहोश हो जाता है। फिर वो खुद को अगले दिन अपनी लॉयर मिंग सेना के घर में पाता है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब आगे सीन में दिखाते हैं जब मिंग सेना अपने दोस्त के साथ अपने क्लाइंट यानी आइडल के घर जाती है और तो वो उसे वहाँ पे नहीं मिलता है। वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि ये भाग कहाँ गया, कहीं पुलिस जांच के डर से ये भाग तो नहीं गया। तो जब मिंग सेना को पुलिस से कॉल में पता चलता है कि दोराइक तो पुलिस स्टेशन में है और वो भाग के वहाँ जाती है और दोराइक को अपने घर ले आती है। मिंग सेना का दोस्त बहुत अनर्ड होता है कि तुम अपने घर में इस ढक्कन को क्यों रख रही हो, ये अपने घर जाए या कहीं होटल में जाए, इससे हमें क्या लेना देना। तो वो तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है मगर वो कहती है कि हमें अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगले दिन जब आइडल दोराइक सो के जगता है तो वो खुद को नई जगह पाके काफ़ी शॉक होता है। जब वो अपनी अलार्मिंग सेना को अपने सामने देखता है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये उसके घर में कैसे आ गया। वही मिंग सेना उसे देख के उसका वेलकम करती है, वो भी अपने हाथों में चाकू को लहरा के। इतना वियर्ड वेलकम देख के तो राय की तो फटी जाती है और बेचारा घबरा के डर जाता है और चौंक के वो ज़मीन में गिर जाता है। तो मिंग सेना को अपने हाथ में चाकू होने का रियलाइज़ होता है और वो चाकू रख के उसे सब बताती है कि वो उसे पुलिस स्टेशन से कल रात घर लाई थी तब उनको पार्क में ड्रंक जो मिले थे। तो डरा हुआ दोराइक वहाँ से भागता है मगर मिंग सेना तुरंत उसके पीछे भाग के उसे एक कागज़ दिखाती है जो कोर्ट से सम्मन आया है और वो इससे भाग नहीं सकता है, उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा और अगर नहीं गया तो वो पकड़ा भी जा सकता है। गुस्साए राइक तो उसे इग्नोर करके गुस्सा के उसके घर से निकल जाता है। उधर प्रोसिक्यूशन वाले पुलिस वाले के साथ मर्डर की मेडिकल रिपोर्ट देखता है तो पता चलता है कि मर्डर का वार एकदम प्रोफेशनली तरीके से हुआ है और ये काम कोई ड्रंक होके नहीं कर सकता है कि बंदा एक बार में ही मर जाए। ये पक्का किसी ने होशावास में किया है वार। ये देख लायर और पुलिस वाला दोनों काफ़ी बहुत हैरान होते हैं। वो लोग अभी भी दोराइक पे शक कर रहे होते हैं और लायर उससे सबूत लाने कहता है कि वो राइक का कन्फेशन निकलवा के रहेगा। इधर लायर मिंग सेना राइक की एजेंसी जाके राइक के मैनेजर से मिलती है और वो उसे देख के समझ जाती है कि ये राइक का मैनेजर है जिसकी बैड रेपुटेशन है फैंस के बीच में। और वो मैनेजर से पूछताछ करती है और हाउसकीपर के बारे में भी पूछती है। फिर वो एजेंसी के सीईओ से भी मिलती है। वो उसके ठाट बाट देख के उस पे मनी मन गुस्सा करती है। ओह! तो ये वही है जल्लाद जिसने गोल्डन बॉयज़ बैंड के सारे मेंबर्स का खून पसीने की कमाई निकलवा के मज़े से ऐश कर रहा है। वो तो उसे मनी मन खूब गरियाती है। किसी ने दोराइक पे केस लगते ही उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो सीईओ उसे बताता है कि उसने ऑफिशियली सच में नहीं किया है, बल्कि मीडिया वालों और कंपनी के इन्वेस्टर्स लोगों के सामने झूठा डिसीजन लिया है। अभी तक राइक पे मर्डर के जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं किया है अभी तक। फिर वो उनसे भी पूछताछ करती है, तभी गोल्डन बॉयज़ मेंबर के बाकी टीम मेंबर जेई और यंगमिन भी आ जाते हैं और वो उन्हें देख के एक्साइटेड होती है और वो उनसे भी पूछताछ करती है। तो नक्सड़ा जेई मना करता है। जब मिंग सेना उससे राइक और उसके झगड़े के बारे में पूछती है तो वो साफ मना करता है और वो झूठ बोल देता है। साथ ही वो लायर को उसकी बैड रेपुटेशन के लिए गिरियाता है और तो और वो राय को ही वूसंग के मर्डर का ब्लेम करता है और राय को ही साइको बता के उसकी पोल खोल देता है कि वो कितना रूड बंदा है। और वो राय की वूसंग के साथ बहस की वीडियो भी मिंग सेना को दिखा देता है। ये सब देखने के बाद मिंग सेना को एक बात क्लियर हो जाती है कि कोई भी उसकी आइडल राय की साइड नहीं है, सब उसे कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं। तभी लायर को न्यूज़ से पता चलता है कि दोराई की मॉम उसके बारे में मीडिया वालों को पैसे लेके बयान दिए पड़ी हैं। तभी ये पता चलने पर सीईओ भी काफ़ी नाराज़ होते हैं और उसकी मॉम के बयान देने की न्यूज़ को दबाने का ऑर्डर देते हैं। तभी गुस्साए राइक उनके पास आता है
और वो उनसे पूछता है कि उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल कर दिया है। मगर सीईओ को तो उस पे अभी भी यकीन नहीं होता है और सीईओ तो उसके सोलो एल्बम में वेस्ट हुए पैसों की भी चिंता करते हैं। तो गुस्साए राइक उन पे बरस पड़ता है कि क्या उन्हें वुसन की चिंता नहीं है और उन्हें केवल पैसों की ही पड़ी है अभी भी। वो तो उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। तो सीईओ उस पे मुंह पे कहते हैं कि उस पे उन्हें जरा भी यकीन नहीं है। और वैसे भी राइक अपने आलीशान घर और कार से तो हाथ धो ही चुका है। साथ ही उसकी मॉम ने जो उसके नाम पे इतने सारे लोन्स लिए थे वो भी वो कभी चुका नहीं पाएगा। और तो और वो उसे बताते हैं कि अभी भी उसकी मॉम उसे यूज़ करके पैसे लेके इंटरव्यू दे रही है अपना वो। और वो ये सब रोक के ही इतना ही कर सकते हैं राइक के लिए। ये सुन राइक बहुत दुखी होता है और वो रोता है। उधर लार मिंगसेना राइक की मॉम को जुआ के अड्डे से ढूंढ के उनसे मिल के उन पे राइक की तरफ से इंटरव्यू देने को मना करती हैं। तो उसकी मॉम बदले में उससे भी पैसे मांगती हैं। ये सुन हैरान मिंगसेना उन पे केस करने की धमकी दे के उन्हें वार्निंग दे के वहाँ से चली जाती है। और बाद में वो काफ़ी दुखी होती है कि उसके आइडल के साइड तो उसकी मॉम भी नहीं है। कितना अकेला होगा वो। ये सोच के मिंगसेना भी काफ़ी परेशान होती है। इधर राय को ढूंढने के लिए वो अपने दोस्त को कॉल लगाती है। तो पता चलता है कि उसकी लोकेशन वो खो चुका है। तो वो उसे बताती है कि उसने उस पे जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था जिसकी वजह से वो उसे ढूंढ लेती है। वहीं राय को रास्ते में जा रहे कुछ लड़के लोग बुली करते हैं और उसके एक्सपेंसिव शूज छीन के उसे मर्डर बोल के पीटते भी हैं। मिंगसेना को जब उसकी लोकेशन पता चलती है तो जब वो जा रही होती है रास्ते में तो उन्हें उन लड़कों के पास राइक के एक्सपेंसिव शूज दिखते हैं। तो वो समझ जाती है कि इन लोगों ने राइक से वो शूज चुरा लिए हैं। तो वो उन लड़कों को शूज चुराने के लिए जेल भिजवाने की धमकी देती है। और उसका दोस्त उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखाता है। जब वो राइक के ढूँढते हुए जाती है तो राइक को अकेले रोता हुआ बैठा हुआ देख के उसके पास जाती है और वो पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो तो काफ़ी डरा सहमा सा होता है। उसके कान में सीटियाँ बज रही होती हैं। उसे पूरा का पूरा ट्रॉमा हो रहा होता है। तो विंगसेना समझ के उसे कहती है कि वो जानती है कि वो गिव अप करना चाहता है मगर उसे अपने दोस्त के लिए ये सब करना ही होगा। वो अपने दोस्त के लिए गिव अप नहीं कर सकता है और वो उसकी हेल्प के लिए पूरा साथ देगी जब तक वो अपने सारे जवाब नहीं ढूंढ देता। तो वो इमोशनल राइक उसका इमोशनल सपोर्ट देख के वो मान जाता है। इधर अपोजिशन लायर के बंदे को पता चलता है कि आइडल का केस जो लायर के पास है वो उसी के पुराने स्कूल की क्लासमेट है जो स्कूल में काफ़ी बुली हुआ करती थी। तो लायर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वहीं पुलिस वाला को पता चलता है कि सीसीटीवी से जब आइडल उस टाइम स्टोर में था फिर वो माउंटेन के रास्ते से गया जहाँ एक भी सीसीटीवी नहीं है और वो उन्हें ये बात सस्पिशियस लगती है। इधर मैक्सवेना को राइक बताता है अपना पास्ट कि जब वो छोटा था तो उसने अपनी मॉम को बार स्टेज में गाना गाते हुए देखा था। तो उन्हें देख के इंस्पायर हो गया था और उसने भी उनकी जगह गाना गाने लगा। तो उसका ये टैलेंट देख के सब लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। तभी सीईओ ने उसे स्पॉट कर लिया था और तुरंत उसे हायर भी कर लिया था। उसकी मॉम के साथ डील साइन करके वो सिंगिंग पसंद करता था मगर वो ज़बरदस्ती ये दूसरों के कहने पर ये कभी भी नहीं करना चाहता था। इसका ही उसे ट्रॉमा हो जाता है बचपन से। एजेंसी में उसे होसंग ही सबसे पहले मिला था जो उसका सबसे पहला दोस्त बना था। तब से दोनों में काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती हो जाती है। वो बस ये बताता है कि वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था और उनका कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। अब बाकी उसे कुछ भी नहीं याद है। मिंग सेना को वो जब वीडियो दिखाती है तो वो बताता है कि वो और पुसंग ऐसा करके अपने शो की तैयारी करते थे और उनके बीच असली में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। तो मिंग सेना को काफ़ी राहत मिलती है और राइक कहता है कि अब से वो उसके ही घर में रहेगा क्योंकि उसका घर तो जब्त कर लिया गया है। तो अब उसके पास कोई चारा नहीं है। तो ये सुन मिंग सेना हैरान होती है और फ्लस्टर्ड भी होती है। वहीं अपोजिशन के लॉयर को अपना सीनियर लॉयर अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स कराता है। तो वो लड़की लायर से उसके आइडल केस के बारे में पूछती है। तो लायर आइडल को ही दोषी बता के उसे जेल भिजवाने की बात कहता है मगर बेचारे को ये नहीं पता होता कि लड़की आइडल की पुरानी दोस्त भी है और वो लड़की लायर के वॉशरूम पे जाने पर खिसक लेती है वहाँ से। इधर राइक मिंगसना के घर में तैयार बैठा होता है। वो वुसन की फ्यूनरल में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे काफ़ी डर लग रहा होता है। तो मिंगसेना उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए अपने दोस्त से आखिरी बार मिलने। और वैसे भी वो मर्डर नहीं है। ऐसे में अगर वो नहीं जाएगा तो लोगों को उस पर और भी शक हो सकता है। तो वो मान जाता है और दोनों साथ में वुसन की फ्यूनरल पे जाते हैं जहाँ मीडिया वाले उसे आते ही देख लेते हैं और घेर लेते हैं तुरंत। तो मिंगसेना उन्हें रोक के उसे आगे जाने देती है मगर राइक अपने दोस्त की फ्यूनरल पे जब जाता है और वहाँ लौट के वो मीडिया में बयान देता है कि वो वुसन के किलर को जरूर ढूंढ निकालेगा। इधर प्रोसिक्यूटर लॉयर
मिंगसेना और राइक से पूछताछ करता है। फिर वो मिंगसेना से पुराने स्कूल के पास्ट के बारे में पूछता है, तो वो उसे पर्सनल बातें करने से मना करती है। तो लायर उसे राइक के स्टोर में बैठने और माउंटेन के रास्ते से घर जाने की सीसीटीवी दिखाता है, जिसे देख मिंगसेना काफ़ी हैरान होती है कि अरे ये तो राइक ने तो उसे कभी बताया ही नहीं था। बाहर आने पर गुस्साई लायर उससे पूछती है कि उसने इसे ये क्यों नहीं बताया। उससे पूछती है कि वो क्या छुपा रहा है आखिर। तो आइडल लेम से बहाना करके वहाँ से खिसक लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है उसके उस बिहेवियर पे और वो उसके पीछे पीछे जाती है। तभी लायर को पुलिस वाला बताता है कि उन्हें सबूत मिल गया। उस रात राय किससे मिला था, वो एक लड़की थी और वो उसे मारने का ट्राई कर रही थी। वहीं बाहर जब राय आता है तो गुस्साई मिंगसेना उसे रोक के खूब डांटती है कि वो उसकी लॉयर है तो उसे सब कुछ बताना चाहिए था। तो वो बहाना देता है कि अरे वो तो बस भूल गया था। तो वो उसका झूठ तुरंत पकड़ लेती है कि तुम तो पक्का झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने पर तुम्हारी गर्दन लाल पड़ गई है, ये तो तुम्हारी पक्का झूठ बोलने की आदत है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होके राय हैरानी से पूछता है, अरे ये तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में कि मेरे झूठ बोलने पर मेरी गर्दन लाल हो जाती है। तो वो तो नज़रें चुरा के जाने लगती है। तभी विधायक उसे बाइक से टकराने से बचाता है हक करके और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो काफ़ी फ्लस्टर्ड होने के साथ शाय भी हो रही होती है। तभी पीछे से एक अनजान लड़की आती है और राइक का नाम बुला के उसे हक करती है। ये देख के मैक्सेना काफ़ी हैरान होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।